अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के डॉक्टर्स अपने मरीज़ों को इतने ज़्यादा टेस्ट क्यों लिख कर देते हैं, ये सवाल किया था मैंने एक प्रोफेसर डॉक्टर साहब से जिनका कि 50-55 साल का एक्सपीरियंस है। एक तकरीब में हम बैठे हुए थे और मैंने, चूँकि ज़ाहिर है वो हमारे उस्तादों की तरह हैं, तो उनसे एक सवाल कर लिया। वो यही कि आप लोग इतने ज़्यादा टेस्ट क्यों लिख कर देते हैं अपने मरीज़ों को। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि अभी भी कम लिख कर देते हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा हैरानकुन जवाब था कि अभी भी कम लिख कर देते हैं, यानी इतने हज़ारों के आप टेस्ट लिख देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक अरसा बाहर बरतानिया में प्रैक्टिस की है, वहाँ पहले अपनी स्पेशलाइजेशन भी की और वहीं पर मैं प्रैक्टिस भी करता रहा एक काफ़ी लंबा अरसा। वहाँ पर तो हम पेशेंट जैसे ही हमारे पास आता है तो उसको ये लंबी लिस्ट जो है हम टेस्टों की लिख कर देते हैं कि भाई आपने ये टेस्ट करवाने हैं। तो पहले उनका वो तमाम टेस्ट की उनकी रिपोर्ट्स आ जाती है, उसके बाद फिर हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि पेशेंट को हुआ क्या है। तो यहाँ पर तो हम बहुत जल्दी में होते हैं ना कि हमें फ़ौरन डॉक्टर साहब बता दें कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पर तो ऐसे होता है। और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट इसलिए लिख कर देते हैं कि हमें पता चल जाए कि पेशेंट को क्या हुआ है, लेकिन पेशेंट जो है उसको बड़ी जल्दी होती है। दूसरा, इसी सिलसिले में उनसे बातचीत जारी थी, बात से बात निकली तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ क्या होता है कि एक पेशेंट आकर कहता है कि जी मुझे कुछ हुआ है और उसको टेस्ट लिख कर देते हैं, और फिर जब उसके तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल आती हैं और पेशेंट कहता है नहीं मुझे कुछ है, तो आम तौर पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसे रेफ़र कर देते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, डॉक्टर्स को भी कुछ समझने की ज़रूरत है कि नई रिसर्च क्या बता रही है। तो बताने लगे कि यहाँ नई रिसर्च की नहीं जाती, और आज से 15-20 साल पहले ही एक रिसर्च की जा रही थी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, और हम उसी वक्त लोगों को ये रिकमेंड करते थे ये टेस्ट कि आप अपने विटामिन्स का टेस्ट करवाएं। उसी सिलसिले में उनसे बात निकली तो मुझे ख़याल आया कि आज हम उनमें से किसी एक विटामिन पे बात कर लेते हैं, विटामिन B12। आज उसकी कमी के बारे में बात करेंगे, उन अलामात के बारे में जो आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। विटामिन B12 के बारे में एक आम गलत फहमी ये है कि लोग समझते हैं कि ये कमी सिर्फ उन लोगों में होती है जो गोश्त नहीं खाते, यानी वेगन या सब्ज़ी खोर अफराद होते हैं, क्योंकि B12 ज़्यादातर जानवरों से हासिल होने वाली ग़िज़ाओं में पाया जाता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। बहुत से ऐसे तरीके और हालात होते हैं जिनकी वजह से जिस्म में B12 की कमी हो सकती है, और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, B12 जिस्म में क्या करता है? आपके जिस्म में विटामिन B12 3 बड़ी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। DNA की तैयारी और मरम्मत के लिए, सुर्ख खून के खलियात बनाने के लिए, आसाबी निज़ाम को मजबूत रखने के लिए। अगर DNA सही तरीके से ना बने तो जिस्म की रिपेयर सिस्टम मुतासर हो सकती है। अगर सुर्ख खून के खलियात कम हो जाएं तो ऑक्सीजन सही तरीके से जिस्म में नहीं पहुंचती और नतीजा होता है एनीमिया। और सबसे अहम बात, B12 दिमाग और आसाब में माइलिन शीथ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आसाब की हिफाजती तय होती है। अगर ये कम हो जाए तो आसाब में शॉर्ट सर्किट जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो हाथों, पाँव और दिमाग तक असर डाल सकते हैं। और अगर हम इसकी इब्तदाई अलामात की बात करें तो शुरू में B12 की कमी अक्सर बहुत सादा लगती है, जैसे थकावट और कमज़ोरी, जिस्म का पीला पड़ जाना, हाथों और पाँव में झंझनाहट। ये वही सिम्टम्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा था कि अगर ये सिम्टम्स होती हैं और उन पेशेंट को कुछ भी नहीं होता तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें रेफ़र कर देते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, जो कि नहीं करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं करता। अच्छा, ये जो सिम्टम्स हैं ये वो स्टेज होती है जहाँ अक्सर लोग जिसको इग्नोर कर देते हैं। जब मसला बढ़ने लगता है, वक्त के साथ साथ अलामात ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, तो क्या होता है, ज़ुबान का समूत हो जाना, चमकदार और सुर्ख हो जाना, मुंह में सोजन या छाले पैदा होना, सांस फूलना, चक्कर आना, ख़ास तौर पर जल्दी उठने पर, ये सब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी और एनीमिया की तरफ इशारा करते हैं।
B12 صرف جسم نہیں بلکہ دماغ کو بھی متاثر کرتا ہے. اس کی کمی سے موڈ خراب رہتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، نیند کے مسائل ہو سکتے ہیں، ڈپریشن جیسی علامات آ سکتی ہیں. اکثر لوگ جہاں مسٹیک کرتے ہیں وہ صرف ڈپریشن کی دوائیاں شروع کر دیتے ہیں، جیسے سائیکیٹرسٹ آپ کو دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ اصل وجہ B12 کی کمی ہوتی ہے. اور B12 کی کمی آگے چل کر کیا مسائل پیدا کر سکتی ہے؟ ان میں ایک ویٹیلیگو ہے، یعنی جلد پر سفید دھبے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے، منہ کے کونوں پر دراڑیں پیدا ہو جانا، پٹوں کی کمزوری پیدا ہونا، شدید نفسیاتی مسائل، حتیٰ کہ ہیلوسینیشنز بھی. اور طویل مدت میں یہ کمی irreversible نرو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے. B12 جسم جو ہے وہ خود نہیں بناتا، یہ صرف خوراک سے حاصل ہوتا ہے. خاص طور پر جو جانوروں کا جگر ہوتا ہے، ریڈ میٹ ہوتا ہے، مچھلی جس میں سالمن، ٹونا اور سارڈائنز شامل ہیں، انڈے، ڈیری پروڈکٹس. لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اصل مسئلہ اکثر خوراک نہیں بلکہ ایبزارپشن ہوتا ہے. B12 جذب ہونے کے لیے معدے میں صحیح مقدار میں ایسڈ ہونا ضروری ہے. اگر اسٹمک ایسڈ کم ہو جائے تو B12 جسم میں ایبزارب نہیں ہو پاتا. B12 کی کمی کن حالات میں زیادہ ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو گرڈ ہے، یعنی گرڈ یا گیسٹرائٹس، گیسٹرو ایسوفیگس ریگرجیٹیشن ڈیزیز جو ہوتی ہے. اس کے علاوہ معدے میں ایسڈ کی کمی، ایچ پائلوری انفیکشن جو ہوتا ہے، گیسٹرک سرجری یا کچھ دوائیں جیسے برتھ کنٹرول پلز، اینٹی بائیوٹکس، PPI وغیرہ، الکوہول اور سموکنگ وغیرہ. ناظرین، B12 سپلیمنٹ کی دو فارمز ہوتی ہیں. ایک نیچرل فارم ہوتی ہے جسے میتھائل کوبالامین کہتے ہیں، اور ایک سنتھیٹک فارم ہوتی ہے جسے سائنو کوبالامین کہتے ہیں. عام طور پر میتھائل کوبالامین کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے زیادہ مقدار بھی بعض اوقات بے چینی، سر درد، دل کی دھڑکن یا نیند کے مسائل پیدا کر سکتی ہے. آخر میں اہم بات، B12 دماغ، اعصاب، خون اور DNA کے لیے ایک بنیادی وائٹامن ہے. اس کی کمی سے انیمیا، نیوروپیتھی، میموری پرابلمز، ڈیمنشیا، ڈپریشن اور دیگر نیورولوجیکل ایشوز جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتے ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اکثر B12 کی کمی خوراک سے نہیں بلکہ ایبزارپشن پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ یا آپ کے کسی قریبی فرد میں تھکاوٹ، جھنجھناہٹ، یادداشت کی کمزوری یا موڈ چینجز مسلسل رہ رہے ہیں تو اسے صرف عام کمزوری سمجھ کر نظر انداز نہ کریں. صحیح وقت پر تشخیص اور رہنمائی بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچا سکتی ہے.